भाई पॉलिटिक्स कैसे की जाती है वो तो आज के समय में सिर्फ एक व्यक्ति से सीखी जा सकती है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक है, उस व्यक्ति को पता है कि किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, उसको कब कहाँ जलील करना है, कब कहाँ उसका उत्साह बढ़ाना है, कब। मोदी के अंदर ये खासियत है कि अगर उसके खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है तो तुरंत उसका रिएक्शन नहीं आएगा, सोचेगा, विचारेगा, समझेगा कि कब सही समय आएगा, तब हम इस पे अपना रिएक्शन देंगे। अब उन मोदी अपने भाषणों में बंकिम चंद्र चटर्जी का पूरा नाम नहीं ले रहे, ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी बोल रहे हैं। ऋषि, दा से सीधा ऋषि पे आ गया बंदा। इसे कहते हैं पॉलिटिकल माइंड, इसे कहते हैं हाई लेवल की थिंकिंग। जब तक बंगाल का इलेक्शन नहीं होता है तब तक सम्राट चौधरी को बिहार के अंदर क्राइम पर एकदम टाइट हाथ रखना है। और भैया जितने गुंडा माफिया है इनकाउंटर चालू करो उनका। बंगाल का इलेक्शन काफी रोमांचक होने वाला है, सबको मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें सब कुछ होगा। रोमांस भी होगा, एक्शन भी होगा, रिएक्शन भी होगा, पलटवार भी होगा, गाली भी होगी, हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा। ममता दीदी के लिए सबसे बड़ी आफत जो आजकल बन के आ रही है वो असदुद्दीन ओवैसी है, असदुद्दीन ओवैसी। तो ये बात तो जग जाहिर है कि भाई मुसलमान एक मुश्त होकर पहले कांग्रेस को वोट देता था तब भी उनकी हालत यही थी, उसके बाद उन्होंने जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको वोट दिया तब भी उनकी वही हालत थी। अब ओवैसी साहब चीखे चिल्ला रहे हैं कि अपना प्रतिनिधित्व करो, अपना नेतृत्व दो। ठीक है, अब देखते हैं इनका नेतृत्व आने के बाद कितना मुसलमानों के लिए कुछ कर पाते हैं। तुम्हारा कुछ नहीं होगा भारत के मुसलमानों, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, तुम्हारा अंतिम विकल्प वही होगा जो मोहम्मद फैज खान ने किया है। ठीक है, जैसा बिहार में हुआ ना एकदम स्वीप, ठीक है, वैसा ही बंगाल में करना पड़ेगा स्वीप, या तो मोदी या फिर दीदी, दोनों दीदी। नमस्कार मित्रों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कुशल मंगल से हो गए। जय श्री राम। भाई पॉलिटिक्स कैसे की जाती है वो तो आज के समय में सिर्फ एक व्यक्ति से सीखी जा सकती है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक है, उस व्यक्ति को पता है कि किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना है, उसको कब कहाँ जलील करना है, कब कहाँ उसका उत्साह बढ़ाना है, कब कहाँ उसको प्रेज करना है, कब कहाँ उसकी तारीफ करनी है, उसको सब पता रहता है। नरेंद्र मोदी जो भी बोलता है, जो भी करता है, एक लंबी प्लानिंग के साथ करता है। अगर आप उस व्यक्ति को गाली भी दे रहे हैं या कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हो ना, तो पहले वो सोचेगा, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं देगा। मोदी के अंदर ये खासियत है कि अगर उसके खिलाफ कोई कुछ बोल रहा है तो तुरंत उसका रिएक्शन नहीं आएगा, सोचेगा, विचारेगा, समझेगा कि कब सही समय आएगा, तब हम इस पे अपना रिएक्शन देंगे। वही होता है, वही बंदा करता है। फिर चाहे वो बिहार इलेक्शन में उनकी माता जी के बारे में या उनको माँ की गाली देने की बात हो, तो उन्होंने एक सोचा समझा रणनीति बनाई कि कहाँ, तो लाइव रेडियो पे, लाइव उस पर प्रोग्राम में उन्होंने वो पूरा अपना दुखड़ा रो दिया, पूरा गुणगान कर दिया। इमोशनल तो है ही। पार्लियामेंट में जब वंदे मातरम पर चर्चा चल रही थी तो नरेंद्र मोदी के मुंह से निकल गया था, वंदे मातरम के जो रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, तो उन्होंने फ्लो में बोल दिया बंकम दा। ठीक है, अब ये भूल गए थे कि भाई दा कब बोलते व्यक्ति को, कब नहीं बोलते हैं। बंगाली तो है नहीं है, गुजराती आदमी है, हिंदी भाषी है, हिंदी बोलता है, गुजराती के साथ साथ मेन फ्लो उनका हिंदी में है, तो बंगाली में वो उसको थोड़ा शायद कुछ इमोशनल हो गए कि हम दा बोल देंगे तो एक अपनित्व का भाव आएगा। अगर हम बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकम दा बोल देते तो अपनित्व का भाव आएगा, कनेक्टिविटी से बढ़ेगी उनके प्रति हमारी। लेकिन वहीं टीएमसी के सांसद बैठे थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठा दिया, आप बंकिम चटर्जी को दा कैसे बोल सकते हो, दा नहीं बोल सकते हो, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है, आपसे बहुत बड़े हैं। तुरंत बंदे ने माफी मांग ली उसी समय, सेकंड के अंदर जैसे ही उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया टीएमसी के सांसद ने तुरंत क्षमा क्षमा, माफी मांगता हूं बंकम जी, बंकम जी, बंकम चटर्जी जी, जो भी मतलब उन्हें बोलना था वो बोल दिया, मतलब बंकम दा नहीं बोला। अब जो बंगाल में इनकी रैलियां हो रही हैं उसमें भी वो उस मुद्दे को उठा रहे हैं, वंदे मातरम को, क्योंकि अभी बंगाल की अस्मिता के ऊपर उन्होंने
बोलना ही बोलना है। अब बंगाल के जितने भी महान पुरुष हुए ना, उनके बारे में उन्हें चर्चा करनी है, लोगों को बताना है कि हम उनके प्रति कितना सम्मान की भावना रखते हैं। ठीक है, चाहे फिर वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी हो। ठीक है, तो अब उन मोदी अपने भाषणों में बंकिम चंद्र चटर्जी का पूरा नाम नहीं ले रहे हैं, ऋषि बंकिम चंद्र चटर्जी बोल रहे हैं। ऋषि, दा से सीधा ऋषि पे आ गया बंदा। इसे कहते हैं पॉलिटिकल माइंड, इसे कहते हैं हाई लेवल की थिंकिंग। संत बता दिया, संत, ऋषि मुनि, ऋषि तपस्वी। अब तुम क्या विरोध करोगे भाई? कौन विरोध करेगा? दा से सीधा ऋषि बोल दिया बंकिम चंद्र चटर्जी को। अब इसका तोड़ किसी के पास होगा? नहीं होगा। तो पॉलिटिक्स सकारात्मक कैसे की जाती है, लोगों के दिलों पर कैसे राज किया जाता है, यह बात सिर्फ मोदी को आती है आज के समय में। तो बंगाल का इलेक्शन इतना इजी नहीं है ममता बनर्जी के लिए। ममता बनर्जी के सारे हथकंडे फेल तो नहीं कह सकता मैं, क्योंकि वो भी मंजी हुई खिलाड़ी हैं, 15 साल से है बंगाल में। उन्होंने जो वामपंथियों की सरकार थी 15-20 साल से, उसको उखाड़ के फेंका है। तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर काबिलियत है, ममता दीदी के अंदर। ठीक है, तो टक्कर की तो बात है यहाँ पर बंगाल में। ठीक है, अब बीजेपी के लिए बंगाल का इलेक्शन काफ़ी हद तक बिहार के ऊपर निर्भर करता है। अब आप लोग कहोगे कि बिहार का बंगाल से क्या लेना देना है? वही लेना देना है जो बिहार का यूपी से लेना देना था। नहीं समझे? मैं समझाता हूं। यूपी किस लिए पॉपुलर है? योगी आदित्यनाथ बाबा के लिए, जो यूपी के सीएम है। और सीएम योगी आदित्यनाथ किस लिए पॉपुलर है? क्राइम पर कंट्रोल करने के लिए, माफिया राज खत्म करने के लिए, गुंडागर्दी खत्म करने के लिए। तो योगी जी ने जितनी भी रैलियां की थी, तो उन्होंने कहा था यूपी से आज माफिया राज खत्म हो चुका है, क्राइम खत्म हो चुका है लगभग, काफी हद तक। ठीक है, तो योगी जी की पॉलिसी वही है। और कट्टर हिंदुत्व, तो वो चीज उन्होंने बिहार में डिलीवरी करके दिखाई, बोल के दिखाया। तो बिहारी उससे खुश हुए कि भाई हाँ, यूपी में ये सब बाबा ने किया है। तो बिहार में अगर हम बीजेपी सरकार लाते हैं, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनता है या उनकी सरकार का सपोर्ट रहता है, तो भाई हमें भी यूपी जैसा प्रशासन मिलेगा। अब मैं बता रहा हूं, अब आइए पॉइंट पर। बंगाल का इलेक्शन अब बिहार पर निर्भर करता है, और वो भी बिहार के गृह मंत्री, क्या नाम उसका, चौधरी, सम्राट चौधरी के ऊपर निर्भर करता है। जब तक बंगाल का इलेक्शन नहीं होता है, तब तक सम्राट चौधरी को बिहार के अंदर क्राइम पर एकदम टाइट हाथ रखना है। और भैया जितने गुंडा माफिया है, इनकाउंटर चालू करो उनका, क्योंकि बीजेपी की पॉलिसी बन गई है इनकाउंटर पॉलिसी। अगर इनकाउंटर आप नहीं करोगे, कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, और आप जो कहते हो उसमें कभी सफल नहीं हो पाओगे। वो कहावत है कि भय बिन होए ना प्रीति। तो जब तक लोगों में डर नहीं होगा प्रशासन का, तब तक लोग सही रास्ते पर नहीं चलेंगे। तो भैया बिहार की सरकार को सख्त होना पड़ेगा, ये शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, खासकर तब तक जब तक बंगाल के इलेक्शन नहीं होते, कि बीजेपी का चाहे वो पुराना राज्य हो चाहे वो नया राज्य हो, वहाँ कानून व्यवस्था आपकी टाइट है। तो सम्राट चौधरी अपने घोड़े दौड़ाओ और बिहार को माफिया मुक्त करो। रोज कम से कम 4-6 इनकाउंटर करवाओ, फेक नहीं, फेक इनकाउंटर नहीं, गुंडे तो क्राइम तो है बिहार में है। लिस्ट बनाओ, कंट्रोल करवाओ और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करो। साथ ही साथ 4-6 प्रोजेक्ट मार दो धड़ाधड़, मोदी जी से बोल के, ये देखो हमारी सरकार आने से, सरकार तो इन्हीं की है, लेकिन हमारे हाथ में प्रशासन आने से, प्रशासन नहीं था इनके हाथ में, प्रशासन तो नीतीश कुमार के हाथ में था अब से पहले, हमारे हाथ में प्रशासन आने से ये कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। तो बंगाल का इलेक्शन बिहार पर निर्भर करता है, बिहार के मुख्यमंत्री के ऊपर, या कहें बिहार के गृह मंत्री के ऊपर। अब आते बंगाल इलेक्शन पर।
तो बंगाल इलेक्शन इतना सरल होने वाला नहीं है। बंगाल का इलेक्शन काफ़ी रोमांचक होने वाला है, सबको मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें सब कुछ होगा। रोमांस भी होगा, एक्शन भी होगा, रिएक्शन भी होगा, पलटवार भी होगा, गाली भी होगी, हिंदू भी होगा, मुसलमान भी होगा। ममता दीदी के लिए सबसे बड़ी आफत जो आजकल बन के आ रही है वो असदुद्दीन ओवैसी। ओ भाई, बिहार में तो उसने खेला कर दिया, साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी कर दिया। कई सीटों पर वो मतलब जो मुस्लिम बाहुल सीटें हैं वहाँ उसको पुरजोर समर्थन मिला, या कहें उसको फायदा हुआ है। तो उसने मुसलमानों के अंदर वो बात बैठा दी है कि जितनी ये सेकुलर पार्टियां हैं वो सिर्फ तुम्हारे ठगने का कार्य कर रही हैं। समझ में आया? ओवैसी ने हर मुसलमान के अंदर ये बात बैठा दी है कि जितनी ये सेकुलर पार्टियां हैं उनमें चाहे आपकी कांग्रेस हो, सपा हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, या आपकी जो भी पार्टियां हो, वो सब सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम कर रही है, यानी मुसलमानों का वोट ले रही हैं, उन्हें उसमें हिस्सेदारी नहीं दे रही हैं। ये बात सही है गलत इसका आकलन हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो सेकुलर पार्टियां होती हैं उनकी थिंकिंग ही अलग होती है, उसको समझ पाना मुश्किल है। उनके लिए परिवार प्रथम होता है तो परिवार प्रथम होता है, ठीक है। वो सिर्फ बोलते हैं, करते बहुत कम है। सेकुलर पार्टियों का यही स्यापा रहा है कि कस के बोलो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो करेंगे, भड़काएंगे लोगों को, और बाद में करना धरना कुछ नहीं है। तो ये बात तो जग जाहिर है कि भाई मुसलमान एक मुश्त होकर पहले कांग्रेस को वोट देता था, तब भी उनकी हालत यही थी। उसके बाद उन्होंने जो क्षेत्रीय पार्टियां थी उनको वोट दिया, तब भी उनकी वही हालत थी। अब ओवैसी साहब चीख चीख के चिल्ला रहे हैं कि अपना प्रतिनिधित्व करो, अपना नेतृत्व दो, ठीक है। अब देखते हैं इनका नेतृत्व आने के बाद कितना मुसलमानों के लिए कुछ कर पाते हैं। अगर ये उनके लिए कुछ करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। भारत के मुसलमानों, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है। तुम्हारा अंतिम विकल्प वही होगा कि जो मोहम्मद फैज खान ने किया है, ठीक है। तो बंगाल का इलेक्शन काफी रोमांचक होने वाला है, और ये दीदी के लिए सरदर्दी तो बन रही है। अगर बीजेपी नहीं भी जीतती है तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है, ठीक है। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी जब 15 साल से जो सत्ता में वो जाती है, ढहती है जब उसका किला, तब बड़ा परिवर्तन आता है। तो परिवर्तन लाना है बंगालियों, तो आपको एक मुश्त होकर एक साइड वोट करना होगा, सेकुलर पार्टियों के चंगुल से बाहर निकलना होगा, आपको फ्री माइंड होकर वोट करना होगा, ठीक है। जैसा बिहार में हुआ ना, एकदम स्वीप, ठीक है, वैसा ही बंगाल में करना पड़ेगा स्वीप। या तो मोदी या फिर दीदी, दोनों दीदी, दोनों के बाद में लास्ट में दी है, ठीक है। ऑल द बेस्ट बंगालियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।